ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम बात कर रहे थे कि कूलम्स लॉ हम लोग कर चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, एक चार्ज होगा तो कुछ नहीं होगा, तो फील्ड डेवलप हो जाएगी। फोर्स किस पे लगेगा? अगर कोई दूसरा चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस kept at a distance r apart, they will apply force on each other. Magnitude of the force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. तो F will be equal to, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 नॉट होगा अगर फ्री स्पेस होगा, अदरवाइज ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होगी। अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि साइलेंट नॉट कहाँ होगा, कि आएगा क्या आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे होगा, रेशियो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो अगर वहां पर 2 चार्जेस हैं तब तो कूलम्स लॉ की बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मान लीजिए यहां से इस तरफ r यूनिट वेक्टर है, तो याद रखिएगा f अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर, और r यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? तो here r12 is unit vector along this direction, along the direction of force. Now if we multiply by r, if we multiply numerator and denominator by r, तो यहाँ पर f यूनिट वेक्टर जो आएगा, this will be 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 by r क्यूब हो जाएगा एंड r12 वेक्टर। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया है तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट वेक्टर हो जाएगा। जैसे कि कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, तो कंप्लीट वेक्टर हो जाएगा। तो ये अगर कभी एक नंबर में सीबीएसई में आ जाए तो कि आप लिखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे ही। अब ये इतना करने के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम यहाँ ये कह रहे थे कि अगर किसी भी बॉडी पर, अगर हम कोई बॉडी है और यहाँ पर ये एज्यूम करें कि कोई ये चार्ज है एंड ए चार्ज इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट, तो जहां पर ये चार्ज फिक्स हो गया, अब इसके नियर बाई कहीं भी स्पेस में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो ये रिपेल करेगा। जो दूसरा चार्ज है वो हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो ये इसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो अगर ये r डिस्टेंस है तो आप जानते हैं कि f की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बाई r स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है कि यहाँ पर f क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज है। तो जैसे जैसे चार्ज जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, एज वी विल मूव दिस चार्ज Q0 अवे फ्रॉम दिस चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। और एक ऐसी डिस्टेंस आ जाएगी जहां पर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर हम वो डिस्टेंस कंसीडर करें इस चार्ज से, वो डिस्टेंस जहां पर ये फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बियॉन्ड दैट, और विद इन दैट फोर्स लगेगा, तो taking that distance as radius and this charge as center, we can imagine a spherical space,
on that spherical space is nothing but electric field of discharge. Electric field of discharge. तो electric field of a charge is equal to space around it. क्या? Space around it in which it can attract. क्योंकि अगर मान लीजिए Q0 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कोई अगर माइनस चार्ज लाए तो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, प्लस होगा तो, या ये माइनस अगर है तो अट्रैक्ट कर सकता है, अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू स्पेस अराउंड इट इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल another charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, स्पेस हो गया, एक टर्म और है, और वो टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यहां अगर हमने लेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज F, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज जो आएगा दैट विल बी F अपॉन Q0, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि Q0 क्या है, स्केलर है, चार्ज स्केलर होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन अगर करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is equal to the electric force क्या, electric field intensity E at a point in an electric field intensity E थोड़ा अलग लिख देते हैं इससे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब 1, यही यूनिट है, यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहली चीज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जब वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, जब कोई चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर ये Q0 चार्ज पर F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यूनिट चार्ज यानी 1 पर जो चार्ज होगा Q0 डिवाइड हो जाएगा, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होगा इट इज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो E का फार्मूला क्या आ गया, E विल बी F अपॉन Q0, और अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो F का मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो ये वैल्यू अगर रख दें तो E विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q0 बाई R स्क्वायर, अगेन Q0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। दिस इज electric field intensity due to a point charge
क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है कि 2 पॉइंट चार्जेस -100 माइक्रोकूलम एंड +100 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 मीटर अपार्ट. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी चार्जेस एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन में. तो टोटल ये डिस्टेंस क्या है? 20 मीटर है. ये 10 मीटर हो गई और ये 10 मीटर हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 माइक्रोकूलम से भी होगी इस पॉइंट पर और ये भी होगी. तो एक है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड states that resultant electric field at a point due to more than one point charge will be vector sum of electric field due to क्या? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक fields due to all the point charges. क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर सम होगी. क्या? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मोर देन वन पॉइंट चार्ज. अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कई होंगी और कई होंगी तो उनका क्या होगा? वेक्टर सम होगा. क्या होगा? वेक्टर सम. और अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर कहीं पर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं और नहीं होगा तो फिर करवा देंगे, कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, चाहे आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लें या लॉ ऑफ ट्रायंगल से लें, ए और बी वेक्टर का सम जो होता है आर ए प्लस बी, ये वेक्टर सम होता है. इसका जो मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है. इसमें 3 पर्टिकुलर केसेस हैं. थीटा अगर 0 है, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा. आर स्क्वायर विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी आर ए प्लस बी हो जाएगा. लेकिन कभी थीटा 180 हो दोनों वेक्टर्स के बीच में और cos 180 जो होता है वो -1 होता है, यानी अगर दो वेक्टर इस तरह के 180 पर हैं तो यहाँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 -1 होगा, तो -2ab आर स्क्वायर विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर. तो आर विल बी ए माइनस बी कब? when a is greater than b, and r will be b minus a when b is greater than a. और थर्ड केस, अगर कहीं थीटा 90 है तो cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो इस केस में टर्म ही नहीं होगी. r जो होगा वो सीधा क्या होगा? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर होंगे तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्केलर की तरह ऐड होगा. और अगर मान लीजिए a ग्रेटर है 180 पर अगर है तो a माइनस बी और b ग्रेटर है b माइनस ए, और तीसरा केस है. हम ये कह रहे थे कि कोई दो वेक्टर्स अगर दिए हैं तो इनका जो है वेक्टर सम जो होता है, अगर दो वेक्टर हैं, अदरवाइज लॉ ऑफ पॉलीगन अप्लाई करेंगे या सभी को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिजॉल्व करके तब करेंगे. लेकिन अगर सिर्फ दो वेक्टर हैं
ए और बी, उनके बीच एंगल थीटा है तो आर ए प्लस बी होगा, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है तो ये होगा, 180 है तो ये। 0 का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, 180 का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, बी वेक्टर इधर है, और 90 है तो ऐसा। यहां हमें देखना है कि -100 माइक्रोकूलम और +100 माइक्रोकूलम। तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्या? और प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों डायरेक्शन जो होंगी सेम होंगे। दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स को निकालना होगा कि अगर हम यहाँ पर Q मान लें 100 और डिस्टेंस 10, यहाँ पर भी क्या है 100 और डिस्टेंस क्या है 10, तो E फार्मूला ये होता है 1/4πε0। कुछ नहीं दिया है तो फ्री स्पेस मानेंगे, और वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है ड्यू टू वन चार्ज 100 माइक्रोकूलम, और इससे दोनों से आ रही है, दोनों से सेम होगी क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस 10 मीटर सेम है। लेकिन चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं। माइनस की वजह से डायरेक्शन हो जाए, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, E1 प्लस E2, और बिल्कुल जो है चूंकि दोनों के बीच एंगल क्या है 0 है, तो यहाँ वेक्टर सम हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर क्या है E1 इज इक्वल टू क्या E2 एंड दिस इज E। तो यहाँ पर क्या होगा, E1 9 × 10⁻3, तो प्लस ए भी 9 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और इसमें करेंगे, इसी से मिलता जुलता है, और ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना और या फिर बाद में इसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा तो आना है ना, कंटिन्यू नहीं दीजिए। तो आगे जो हम लोग करने वाले हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस -100 माइक्रोकूलम, एक मिनट से बंद करो। यहां अब जो हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस -100 माइक्रोकूलम एंड +100 माइक्रोकूलम are kept at the two vertices of an equilateral triangle of side 10 meter. Find electric field intensity at the third vertex. तो ये -100 माइक्रोकूलम है, ये +100 माइक्रोकूलम है, इन दोनों से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आप यहाँ अगर टेस्ट चार्ज एज्यूम करें तो प्लस उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा along the line ज्वाइनिंग। तो दिस इज E1. E1 is electric field intensity at the third vertex due to +100 माइक्रोकूलम। लेकिन क्या होगा कि -100 माइक्रोकूलम इसे अट्रैक्ट करेगा अगर टेस्ट चार्ज एज्यूम करें, तो दिस विल बी E2. E2 is electric field intensity due to -100 माइक्रोकूलम। सो E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये होगा 60, तो ये क्या होगा 120। क्या होगा, टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन का। आप यहाँ जानते हैं कि अगर कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आर स्क्वायर विल बी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो ई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस क्या E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ E1 इज इक्वल टू क्या, E2 इज इक्वल टू क्या E, और ये वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। Q दोनों में सेम है और डिस्टेंस भी 10 मीटर सेम है। निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹, और ये होगा 100 × 10⁻⁻6 कूलम बनाएंगे। SI यूनिट कूलम है, और 1 कूलम 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो कूलम जो है 10⁻⁻6 कूलम होता है।
और यहाँ पर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये कैंसिल होके ये पिछली बार की तरह ये भी 9 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पर रिजल्टेंट अगर निकालेंगे ई आर, जो रिजल्टेंट होगा ये जो दोनों का रिजल्टेंट ई आर होगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस क्या ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई और cos 120 माइनस 1/2। तो ये 2 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये क्या आएगा सिर्फ ई स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, इससे कैंसिल है ई स्क्वायर ई आर स्क्वायर, तो इससे ई आर की वैल्यू आ जाएगी ई, और ई की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम।